एग्जाम नजदीक है और अब तुम लाइट चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठे हो, तो सुनो, 20 मिनट का समय दे दो मुझे। 20 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है लाइट, और आज इस लाइट चैप्टर का पूरा खात्मा करने वाले हैं। शुरू से लेके एंड तक इसको बस देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर, और अगले 20 मिनट आपके जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। इस 20 मिनट को अगर आपने देख लिया तो लाइट चैप्टर का डर जो आपको है, जितना भी फॉर्मूले हैं, जितने भी डायग्राम्स है, सारे के सारे इसके हम अभी कभी क्लियर करवा देंगे। और कुछ ऐसी लास्ट के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 5 मिनट के अंदर ही चैप्टर को पूरा रिवाइज कर दोगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा। चलिए लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि लाइट एक तरीके से दोगलापन जो है करती है। कैसे अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट का हमारा दो तरीके का नेचर होता है। पहला होता है मेरा लाइट का फोटोन यानी कि हमारा पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइट का हम कौन सा पार्टिकल नेचर के बारे में जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स क्या होते हैं? लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि फोटोन्स। अब ये फोटोन्स, लाइट कैसे बनती है? बहुत सारे फोटोन्स को जब हम मिला देते हैं तो एक लाइट की रे बन जाती है, ठीक है। और ये जो लाइट की जो रे होती है, इनकी जो स्पीड, हवा के अंदर चलने की स्पीड कितनी होती है? तो आप बोलोगे 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको ये बहुत ज्यादा याद रखना है। और दूसरा है कि अगर हम रे किसको बोलेंगे? अगर कोई छोटी सी लाइट, अगर मैं बोलूं सिंगल लाइट है, अगर वो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर चल रही है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक रे है। और बीम किसे बोलेंगे? बीम बोलेंगे सर अगर बहुत सारी लाइट, अगर बहुत सारी लाइटें, बहुत सारी रे अगर एक ही जगह पे जा रही है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च हमारे पास बीम छोड़ती है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी लाइट है। लेकिन जब इस चैप्टर को मुझे अगर स्टडी करना है, अगर मुझे नेचर हर एक इमेज की अगर मुझे नेचर बताना है, तो मुझे रे स्टडी करनी पड़ेगी। रे बोले तो सिर्फ एक लाइट की मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए, जब हम बात करते हैं लाइट की, जब लाइट अगर चल रही होती है और अगर सामने से एक मिरर आ जाता है, तो मिरर हमारे पास आपको याद रखना है 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है मेरा स्फेरिकल मिरर, दूसरा मिरर होता है मेरे पास प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हलवा है एकदम। कैसे है देखिए, प्लेन मिरर के ना सबसे पहले 2 नियम है। पहला रूल ये कहता है कि अगर इस प्लेन मिरर के ऊपर कोई इंसिडेंट रे आके गिरेगी और इंसिडेंट रे आके गिरने पर अगर वो बाउंस बैक कर जाएगी यानी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो हम बोलेंगे वहां पर उनके बीच के अंदर जो बनने वाला कोण है, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर रहने वाला है। और नंबर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका? ये है कि हमारा जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ खास बातें, चलो ट्रिक्स फटाफट। सबसे पहले इसकी जो इमेजेस बनने वाली है, कैसे प्लेन मिरर से इमेजेस बनने वाली है, वो बनने वाली है आपकी वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनने वाली है, एकदम सीधी इमेजेस बनने वाली है। दूसरा है हमारे पास प्लेन मिरर, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है तुम्हें पता है कि इसकी जो साइज है, साइज कैसा होना चाहिए? साइज जैसा आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो जो आपकी हाइट है, उसी हाइट के अनुसार ही आपकी बिल्कुल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं लेटरल इन्वर्जन। जब भी आप अपने मिरर में देखते हो, तो अगर आप अपने मिरर के अंदर अपना लेफ्ट हैंड अगर रेज करोगे, तो आपको अपना राइट हैंड जो है आपको हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारा इस प्रकार का जो फिनोमिनन है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और ये इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपने कहां देखा है? एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से लिखा होता है एम्बुलेंस, और जब आप मिरर में देखते हो तो इस तरीके से आपको एम्बुलेंस एकदम सीधा दिखाई देता है। ये हमारा प्लेन मिरर के कुछ टाइप्स है। आगे हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये हमने पूरा पढ़ दिया है। आगे है हमारे पास 2 तरीके के मिरर होते हैं। पहला मिरर कौन सा है? पहला मिरर है हमारे पास कनकेव, दूसरा है मेरे पास कन्वेक्स। अब कनकेव मिरर की जितनी भी सारी बातें हैं सुन लो फटाफट ध्यान से। सबसे पहला क्या है? इसके अंदर बीच के अंदर रहेगा पोल रहेगा, और कन्वेक्स के अंदर बीच के अंदर पोल रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? फोकस रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। अब तुम्हें याद रखना है मेन बात, प्रो टिप क्या है? प्रो टिप ये है जी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वही किसी सर्कल की रेडियस होती है। ये अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये किसी भी सर्कल की रेडियस होती है। ये इसको हम आर लिख सकते हैं ना, रेडियस को हम आर लिख सकते हैं। तो एक एफ और आर का एक बड़ी सुंदर सा इक्वेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा आर एफ होता है, वो होता है आर का आधा होता है। आर का हमारा आधा होता है एफ, और ये बिल्कुल सेंटर में होता है। एक बढ़िया बात बताता हूं आपको, जब भी आपको कोई भी डायग्राम बनाना हो, कितने भी डायग्राम बनाने हैं, कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं? रे डायग्राम की बात कर रहा हूं। तो हमेशा याद रखना है कि ये जो एफ है और ये सी है,
इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा बराबर लेना है, यानी कि अगर यहाँ पे तुम 4 सेंटीमीटर ले रहे हो तो इसका सी और एफ का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब मैं गारंटी देता हूँ 100 में 100% लिखवा कर ले लो भैया कि यहाँ पर जो आपकी इमेज बनने वाली है वो एकदम एक्यूरेट इमेज बनेगी आपकी। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसके अंदर पता है क्या लिख देते हैं इसको, एक इसका नाम और होता है, दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर गिरने वाली जितनी भी रेख होती है सभी को ये कन्वर्ज कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मिरर है दूसरा है मेरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स के अंदर कौन सा होता है? डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाली जितनी भी रे है सभी को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे इसको। और इसका रेडियस का रिलेशन भी दे रखा है r बराबर 2fb, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है ये तो हमने अच्छा, एक कन्वेक्स मिरर के बारे में खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा रियल इमेज, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज ही बनने वाली है, आपको याद रखना है। और एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है वेड। वेड का मतलब क्या होता है? वी से मतलब याद रखना है वर्चुअल, ई से रखना है इरेक्ट और डी से रखना है डिमिनिश्ड। हमेशा छोटी इमेज बनने वाली है, हमेशा छोटी इमेज बनने वाली है। ये एक बेस्ट ट्रिक है, प्रो ट्रिक है ये। चलो नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। और इसके यूजेस मैंने आपको 2019, 2020 और कुछ मैंने पेपर्स देखे हैं, 2023-24 के भी मैंने एग्जाम देखे हैं। उनके अंदर आप देखो, आपसे ना इनके मिरर के यूज पूछ लेते हैं। कोई भी अगर आपसे हो मिरर कौन सा है, मेरे पास सबसे पहला है कन्वेक्स, दूसरा है कनकेव। इन दोनों के आपको जो है यूजेस, उपयोग आपको याद करके जाने। अब तो इसका याद कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? पहला इसका जो रेयर व्यू का जो मिरर होते हैं, यानी कि गाड़ी के जो साइड के अंदर जो रेयर व्यू होता है ना, उसको देखने के लिए, जो पीछे का नजारा देखने के लिए कौन सा हमारे पास मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। दूसरा कौन सा है? स्ट्रीट सेफ्टी। तुमने देखा होगा स्ट्रीट के ऊपर साइडों के अंदर इस तरह का मिरर लगा होता है, गोल गोल सा, वो हमारा कौन सा मिरर होता है? वो भी हमारा कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि कनकेव जो मिरर है उसके भी हमारे पास कुछ इमेजेस बन रही है, याद होना चाहिए इमेजेस कौन कौन सी है। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो है वो इमेजेस बताने वाला हूं, जो कि वैसे तो आपने ये सारी इमेजेस पढ़ रखी है, पर फिर भी आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको सारा रिवाज करवा देता हूं। मेरी तरफ देख लीजिए बस सारा। देखो, अगर आप एफ पे अगर आपको एफ पे इमेज बनानी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन्फिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। और सबसे पहली इमेज कहां बनेगी? फिर एफ पे बनेगी। और एफ पे बनने वाली कहां बनेगी? पॉइंट साइज। सिर्फ छोटी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो। अच्छा, सी पर अगर सी से बियॉन्ड रखें तो कहां बनेगा? सी से बियॉन्ड रखें तो एफ और सी के बीच में बनने वाली है, दूसरा। और तीसरा, अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सी पर रखोगे तो मैं ये कहता हूं इसको ना जितने मर्जी स्टार लगा लो उतने ही तुम्हारे लिए कम है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाले जो आपसे पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चन है? वो है आपके सी वाला। तो सी के ऊपर क्या बोलेंगे? अगर सी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज वो सी पर ही बनने वाली है। और कैसे बनने वाली? रियल के साथ इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सेम साइज हो गया जी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में हो तो हमारी जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, सी से बड़ी बनेगी और थोड़ी इमेज के अंदर थोड़ा इजाफा हो जाएगा, यानी बड़ी हो जाएगी इमेज। उसके बाद है अगर एफ पे रख देंगे, एफ पे रखने वाली इमेज कैसी बनेगी? बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। साथ में हमारे पास बनने वाली है रियल के साथ इन्वर्टेड। नेक्स्ट, मोस्ट वीआईपी केस, मोस्ट वेरी वीआईपी केस और वेरी इंपॉर्टेंट केस है। क्या है वीआईपी केस? ये है भैया कि इसके अंदर अगर इसको आप एफ और पी के बीच में रखोगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखने वाले हो तो और एफ और पी के ऊपर रखते ही हमारी जो इमेज है वो कहां बनेगी? ये बिहाइंड द मिरर बनने वाली है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनने वाली है, हाईली इनलार्ज बनने वाली है। और इसी लेंस को हम इसी मिरर को यूज करते हैं डेंटिस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारा दांत है जैसे कुछ भी है, उसको हमें बड़ा देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके आगे। तो इसका कन्वेक्स का वेट रूल मैंने आपको बता दिया है, जो है नेवर फॉर्म रियल इमेजेस, कभी रियल इमेज नहीं बनाती, वर्चुअल बनाती है, इरेक्ट बनाती है, डिमिनिश बनाती है। सबसे इजी बात है। और रियर व्यू जो मैंने आपको बताया था, पीछे इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसका मैथमेटिकल। अब भैया मैथमेटिकल से डर लगता है ना, पर नहीं, डरना नहीं है। क्या चीज है? देखो, अब आपको याद रखना कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? चलिए आगे डिस्कस करवाता हूं तुम्हें कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जैसे ये है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ध्यान से देखिए आप। अगर P से अगर इस तरफ अगर लेते हैं तो सारी वैल्यू हमारे नेगेटिव के अंदर होती है। अगर P से ऊपर लेके चले जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव के अंदर होती है। P से नीचे आते हैं तो नेगेटिव होती है। P से इधर आएंगे तो पॉजिटिव रहेगी, याद रखना है।
कार्टेशियन प्लेन याद है ना, पी से इधर चलेंगे तो प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, सारा का सारा आपको याद रखना है ये। अच्छा, इसी के ऊपर क्या सारी इमेज बनने वाली है? हाँ बिल्कुल बनने वाली है। कैसे बनाएंगे देखो, अगर सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं अभी के अभी, अगर आप यू के बारे में बात करने वाले हो ना, तो यू हमेशा आपने नेगेटिव लेना है। हमने जो यू लिखेंगे ना, यू की वैल्यू क्वेश्चंस जब करेंगे तो यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेनी है, आपने हमेशा नेगेटिव लेनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वी, वी क्या होता है सर? वी तो वो इमेज होती है ना, हाँ बिल्कुल वी इमेज होती है। इमेज जो बनने वाली है, जो मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में कहां बनेगी सर? जो स्टार्टिंग वाली 5 इमेज है ना, उसके अंदर तो इधर वाली साइड बनेगी, इस वाली साइड बनेगी। तो इसका मतलब वी का नेचर कैसा रहेगा? माइनस का रहने वाला है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, माइनस का तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लास्ट केस ऐसा है, कौन सा? लास्ट वाला। अगर मैंने पी कहां पे रखूंगा इमेज को? अगर मैं पी और एफ के, पी और अगर एफ के बीच में रखूंगा, तो यहां पे बड़ी इमेज बनने वाली है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनेगी। तो उस समय जो आप वी का यूज करेंगे, तो वी यहां पे आएगा प्लस में। एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर वी प्लस आएगा, बाकी सब में वी नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, और क्या खास बात है? और इसका खास बात है मिरर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रहने वाला है? तो फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। आपने इसको v/u ही याद रखना है। कैसे? v प्लस u ही याद रखना है। क्यों? कि जब आप लेंस में जब आप बात करेंगे, तो लेंस के अंदर इसको माइनस ले लेंगे। और मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला है, क्या है? v/u माइनस का v/u और hi डिवाइड बाय ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कनकेव के अंदर f हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है ना, कनकेव के अंदर f हमेशा, f क्या होता है सर? ये वाला f की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी f जितने भी इमेजेस बना रहे हैं, हम f को यही वाला पोल से पहले वाला f है, इस वाले f को यूज करते हैं। अगर पोल से पहले वाले f को यूज करोगे तो याद रखना है f हमेशा नेगेटिव लेना है। और कन्वेक्स, अगर मैं कन्वेक्स की मैं बात करूंगा तो f हमेशा पॉजिटिव लेना है। उसमें क्या ऐसा दिक्कत है? देखिए यहां दिखाता हूं, ये हमारे पास कन्वेक्स, ये कनकेव है। कन्वेक्स बताता हूं आपको मैं, कनकेव था, कन्वेक्स बताता हूं। यहां पे क्या है? यहाँ पे तुम्हें याद होगा, यहाँ पर हमारा कहीं f होता है और यहाँ पे इसमें कहीं f होता है। याद आ रहा है? कहीं ये f होता है। तो जब भी हम इमेजेस बनाते हैं, तो इमेजेस बनाने के ये वाला f यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो f रहेगा, यही इसी f को यूज करेंगे। और ये तो पोल के दूसरी साइड है ना, अगर पोल के दूसरी साइड है तो भैया इसको हम f को हम लेने वाले हैं पॉजिटिव। डन, क्लियर? ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ज्यादा वो मत्था नहीं मारना है, बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसका जो m है ना, m एक बहुत तगड़ा हथियार है। मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर बताऊंगा आपको कि इस m को हम कहां कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप निराश होने की जरूरत नहीं है। और ये m है ना, बहुत ऐसी चीज है जिससे आप यहां तक कि ये भी बता सकते हो कि जो मेरी इमेज है वो कहां बनने वाली है, कौन से वाला केस है वो बनने वाला है। ये पूरा का पूरा डिसाइड कर देंगे आज। m बहुत तगड़ी चीज है ये। चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है जी? तो रिफ्रैक्शन तो वही होता है ना कि अगर कोई लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो जाती है। अगर पाथ से डेविएट हो जाएगी तो इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन बोलेंगे, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, और ये कैसा होगा तो याद रखना है, मेन बातें याद रखनी है तुमने कि अगर एयर से वाटर, यानी कि रेयर से डेंस की तरफ मूव करेगी तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर, यानी कि वाटर से एयर की तरफ मूव करेगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से आपको मूव करने वाली है ये। ठीक है, और एक चीज सबसे प्रो टिप क्या है इसकी? प्रो टिप ये लो भैया, प्रो टिप ये है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? अरे सर, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है ना, जो भी मेरा मीडियम है, मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, जो भी ये मीडियम है, अगर जितना ज्यादा कोई भी मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, उसके अंदर जो चाल है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, वो उतनी ही कम रहने वाली है। जितनी कम स्पीड जो कोई भी मीडियम है मेरा, उतना ही ज्यादा डेंसर, वाइस वर्सा। ठीक है, याद रखना है अपनी इस फॉर्म को। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा, पेंसिल मुड़ी हुई होती है और जो हमारी स्विमिंग पूल वगैरह उनकी जो सरफेस होता है एकदम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब सारी चीजें हमारे पास रिफ्रैक्शन की है। ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया है। चलो जी, अब नेक्स्ट है मेरे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब इसमें तो कुछ वो याद करने वाला है ही नहीं। ये कौन सी है? ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर की लाइट है ये।
सिंगल कलर की लाइट यहाँ पे अगर किसी ग्लास स्लैब पर आके गिरेगी तो तुम्हें पता है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, ये यहाँ पर एक नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्शन अगर जाना किधर था, इधर वाले साइड में जाना था, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें पता है ना बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहां पर आई तो नेक्स्ट आने के बाद यहाँ एक और फिर से टकराई, टकराने के बाद ये डेंसर था, डेंसर से फिर रेयर में जाना है इसको, अगर डेंसर से रेयर में जाना है तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी कि यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी और इस तरीके से। और जो ये वाला एंगल है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं बता देता हूँ, जो ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इसको कहते हैं डी बोलते हैं इसको, डी यानी कि लेटरल डिस्पर्जन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। भी हमारे पास कितना ज्यादा जो है पाथ से जो कोई भी जो रे है वो कितना ज्यादा डेविएट हुई है और कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, इसी को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और डी से बोलेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब, ये सारा मेरा जो है फैक्टर डी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डी इसके ऊपर, इन सभी कारणों के ऊपर थिकनेस ऑफ स्लैब के ऊपर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करते हैं और बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको स्नेल्स जो लॉ है वो आपको समझना पड़ेगा। वो क्या कहता है, सबसे पहला नियम तो ये कहता है जी, इसका रिफ्रैक्शन का सबसे पहला नियम तो क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहता है कि साइन आई, द वैल्यू ऑफ साइन आई टू द वैल्यू ऑफ साइन आई, साइन आर इज इक्वल टू इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा जी, ये कह रहा है साइन आई की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। कब तक कांस्टेंट रहने वाली है, जब तक उसका मीडियम ना चेंज हो जाए, उसका जो कोई लाइट है उसका कोई कलर ना चेंज हो जाए, या फिर उस लाइट की जो स्पीड है वो चेंज ना हो जाए, तब तक उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें हम जो हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके के पढ़ते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है मेरे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज होती है जी, कौन सी बीमारी है, सुन लो। अब ये जो रिफ्रैक्टिव है, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट वाला जो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या बात करेंगे, जो एनएम का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करने वाले किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम का मतलब लाइट क्या मतलब एयर से आ रही है क्या, बिल्कुल हाँ, लाइट एयर से आ रही है तो एयर को हम बोलेंगे सी। अब ये सी क्या चीज है जी, सी का मतलब, अरे सी का मतलब कुछ नहीं है, सी का मतलब होता है एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कितनी रहने वाली है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड 3, अभी बताया मैंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहने वाली है। लेकिन वी क्या है सर, वी तो उस मीडियम उस मीडियम के बारे में बता रहे हो ना, मीडियम के अंदर उस लाइट की स्पीड कितनी है। और याद रखना है ये कितना रहेगा, ये हमेशा 1 से बड़ा रहता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात करूं तो 1 से ज्यादा रहता है। आगे है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, अरे मुझे क्या होता है, मुझे ना अगर मान लो 2 मीडियम मिले हैं मेरे पास, मीडियम 1 और मीडियम 2, तो मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों मीडियम के अंदर मुझे किसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो कम है, किसके अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है, मुझे लाइट की स्पीड को चेक करना होता है। तो यहाँ पे n2 लिखा होता है, n2 आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बेटा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। n2 का मतलब होता है कि भैया कहां से आ रही है, 2 से आ रही है 1 में जा रही है, यानी 2 से आ रही है 1 में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि क्या करना है, जैसे अब इसमें क्या है n2 है, अब n2 में क्या देखना है कि भैया जैसे उसमें देख रहे थे सी से आ रही है वी में जा रही है, तो 1 से आ रही है 2 में जा रही है, तो इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें इस तरीके बताना है 1/2, यानी कि n21 को लिखेंगे v1 डिवाइड बाय v2 इस तरीके से। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात क्या है, हमें लिखना है कि डायमंड जो है इसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। और ग्लास का कितना होता है 1.5। नेक्स्ट आगे मूव करिए, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। आगे है मेरे पास 2 तरीके के लेंस होते हैं, पता ही आपको, कनकेव और कन्वेक्स। तो ये होता है मेरे पास जो होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि जो भी रेज होती है जिसके ऊपर आने वाली जितनी भी रेज, सभी को ये रेज को आपस में कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो पहला कन्वर्जिंग एक्शन कौन सा है, अगर मैं बात करूं कन्वर्जिंग, आज से लेंस बोलेंगे तो याद रखना है कन्वर्जिंग लेंस इज इक्वल टू हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। दूसरा कौन सा है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा, कनकेव लेंस आपका रहेगा डाइवर्जिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई भी लाइट लेंगे और इस तरह के सारे रूल जो आपको पता है ये कौन कौन से है। सबसे पहले आपको इसके अंदर जो मेन चीज है वो क्या याद रखनी है, सबसे जो मान लो ये मेरे पास कोई ना कोई एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के अंदर यहाँ पे होता है ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर रहेगा मेरे पास F1,
फिर यहाँ रहेगा 2f1, ठीक है, इधर रहेगा मेरे पास f2 और इधर रहेगा मेरे पास 2f और 2f2 रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपने उस पॉइंट को बताना है और जितने भी इमेजेस है सभी इमेजेस को आपने ध्यान से देख लेना है। पहली इमेज जैसे कि कौन सी थी, याद है आपको, इन्फिनिटी से अगर इमेज आ रही है, इन्फिनिटी से अगर रे आ रही है, कहाँ मिलेगी, f1 पे, f2 पे मिल जाएगी, यहाँ पर फोकस f2 पे मिल जाएगी। और अगर बियॉन्ड 2f1 है तो कहाँ बनेगी सर, f2 और 2f2 के बीच में। अगर f1 2f1 पे है तो कहाँ बनेगी, 2f2 पर। अगर f1 पे बनेगी तो कहाँ, अगर f1 पे रख लिया है मैंने, हाँ f1 और 2f1 के बीच में रख लिया है तो 2f2 के, यहाँ से 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। अगर मैंने रख लिया है इसको f1 पर, तो f1 पे बनने वाली जितनी इमेजेस सारी की सारी कैसे बनने वाली है, ये तो बहुत ज्यादा हाईली इनलार्ज बनने वाली है, तुम्हें याद होगा सारा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर बनने वाली जितनी इमेजेस कहाँ पे चली जाएगी, ये पीछे मिल जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे बन जाएगी मेरे पास वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनने वाली है। बाकी जितनी भी इमेजेस सारी की सारी कहाँ कैसे बनने वाली है, वह सारी बनने वाली है रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम है, दो ही केस है इसके अंदर, दोनों के दोनों जो इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल के साथ आपको इरेक्ट देखने को मिलेगा। ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास डाइवर्जिंग है, तो वर्चुअल के साथ बनेगा मेरा इरेक्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही याद रखना होता है। नेक्स्ट आगे हम मूव करेंगे, इमेज फॉर्मेशन आपको बता दिया है, ये भी हमारा वेट वाला ही है। वर्चुअल के साथ बनेगा इरेक्ट, इरेक्ट के साथ बनेगा डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज बनने वाली है, जैसे मैंने अभी को आपको बताया है। और बस ये सब कुछ इसमें यही है इसमें। और आगे है इमेज फॉर्मेशन लेंस के अंदर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये वाला जो शीट है सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कन्वेक्स जो लेंस है इसके बारे में है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस में बनेगी, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं, तो रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनेगी। 5 केसेस है, जो लास्ट वाला केस है वो कौन सा है, वो लास्ट वाला केस है, वो वर्चुअल के साथ इरेक्ट वाला है। बाकी सारा केस कौन सा है, ये रहा बिल्कुल लास्ट। कहाँ पे अगर ओ और एफ के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगा, एलार्ज बनेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उदाहरण है। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है ना, वो इसी लास्ट वाला केस का यूज करता है। आगे मेरे पास कनकेव लेंस, इसके अंदर कौन सा बनेगा, ऑलवेज फॉर्म कौन सी बनेगी, हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट फॉर्म बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी वाली है। ये लो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हम आके नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे है द लेंस टूल किट। तो लेंस टूल किट में आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है f1/f = 1/v - 1/u, आपको पता होना चाहिए। और मैग्निफिकेशन v/u के बारे में पता होना चाहिए। और अब जो यहाँ पे मैं आपको n बताने वाला हूं ना, जो आपको m बताने वाला हूं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या सिग्नल है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कन्वेक्स फोकल लेंस f जो है इसका, ये साइन कन्वेंशन वाली बात चल रही है। f कौन सा होता है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। f ये वाला यूज करते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव होता है इसका, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होती है नेगेटिव होती है, और ये कन्वेक्स की हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कनकेव की कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हमेशा ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। ये सारी चीज वही है, सेम डिट्टो चलने वाली है। अब एक चीज आपको m के बारे में बताने वाला हूं थोड़ा सा, उसके बाद ये पावर करेंगे। यहाँ पे m देखिए, सीक्रेट वेपन है अपने पास m देखिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम। m का मतलब होता है, m एक बहुत तगड़ा हथियार है। m लाइक ए कोड, क्या है, कोड होता है किस चीज का, ये बताता है इमेज कहाँ बनने वाली है और किस तरीके की बनने वाली, ये सब बता देगा। तो चलो सबसे पहले, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनने वाली है, अगर रियल और इन्वर्टेड जब भी इमेज बनेगी तो m की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। इन्होंने ये बात बोली है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज मेरी है रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल के अगर पॉजिटिव आएगा तो, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनने वाली है। बहुत ही तगड़ा है ये, बहुत ही तगड़ा टूल है ये। अच्छा चलो आगे चेक करते हैं। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो, अगर 1 से बड़ी आ जाएगी तो ये आपको याद रखना है इमेज बनने वाली है हाईली इनलार्ज। और अगर 1 से छोटी बनने वाली है, अगर m की वैल्यू अगर 1 से छोटी आएगी तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा है, हाईली डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू अगर 1 आएगी तो कौन सा बनेगा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइज की इमेज बनने वाली है, जो कि आपको याद रखना है। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि अगर मैंने लिख दिया है m की वैल्यू -3, अब एक चीज तुम्हें पता है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि सर रियल के साथ तो इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। और 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है 1 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा, इसका मतलब हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है खुद से
3 गुनी बड़ी इमेजेस बनने वाली है, ठीक है। फिर हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे मेन चीज है इसका फोकस एफ। इसके बारे में बात करें, पावर ऑफ लेंसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा। कहाँ गया पावर ऑफ लेंसेज? ये लो जी, ये देख लो पावर ऑफ लेंसेज क्या है। अगर ज्यादा इसको बोर ना करते हुए सीधा सीधा बता देता हूं आपको मैं। जो P होता है, P क्या होता है? P इक्वल टू होता है 1/f। इसका क्या मतलब होता है? अगर फोकल लेंथ कम, जितनी फोकल लेंथ कम रहेगी, जितनी फोकल लेंथ कम रहेगी, पावर उतना ही ज्यादा रहने वाला है। जैसे कि अगर लेंस मोटा रहेगा, अगर लेंस मोटा रहेगा तो हम बोलेंगे वो जो उसकी हाई पावर रहेगी, और हाई पावर के अंदर फोकल लेंथ कम रहेगी, पावर ज्यादा रहने वाली है। और अगर लेंस अगर पतला रहेगा, तो लेंस अगर पतला है तो हम बोलेंगे कि जो फोकल लेंथ भी इसकी ज्यादा होती है और पावर है वो कम हो जाएगा। कैसे? अभी होता क्या है सर, ये तो समझा दो, होता क्या है? चलो समझा देता हूँ ये क्या चीज होती है। पावर फोकल लेंथ कम ज्यादा कैसे होता है, थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं आपको मैं। सुन लो किस तरीके से करना है मुझे। मान लो कि ये एक सर्कल है और एक ये वाला लेंस है, दोनों है, 2 लेंस है मेरे पास, एक पतला है एक मोटा है। अब तुम्हें पता है अगर अगर इस तरीके से अगर कोई मोटा मोटा अगर सर्कल रहेगा तो मोटे सर्कल की रेडियस कम होती है। अगर मोटे सर्कल की रेडियस कम रहेगी, रेडियस कम है तो इसका मतलब क्या है सर? एफ भी तो कम है। अगर एफ कम है, रेडियस कम है, रेडियस की हम बात कर रहे हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की, यानी कि 2f1 की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो कम है तो हम ये बात बोल सकते हैं ना, अगर अगर वो कम होगा तो एफ भी कम होगा। अगर एफ कम होगा तो उस लेंस को पावर, उस लेंस की जो पावर है वो ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे लाइट को बेंड करवाना है तो अगर मेरा एक तो मेरा एफ यहां पर है, मान के चलो एक मेरा एफ यहां पर है तो आसानी से बेंड हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में क्या है, अगर एफ मेरा बिल्कुल यहां पे हुआ, इस जगह हुआ, तो मुझे लाइट को बेंड करवाने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। याद है ना? इसीलिए मैं यही बात करना चाहता हूं कि अगर लेंस मोटा रहेगा तो पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी लाइट को बेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे मैंने पूरा पूरा फोकस का मैंने बता दिया है, पावर का मैंने बता दिया है। और पावर का आपको एक और याद रखना है कि अगर पावर मीटर में ले रहे हो, अगर पावर मीटर में ले रहे हो तो आपको याद रखना है कि वो 1/f रहेगा। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो एफ तो रहेगा, P इक्वल टू रहेगा 100/f रहने वाला है आपका, ठीक है। अब कुछ इसके जो चैप्टर का समरी कुछ याद रखनी है आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फास्ट क्विक रिवीजन, स्पीड ऑफ लाइट मैंने बता दी, रेक्टेंगुलर के अंदर रिफ्लेक्स, जो हमारा लाइट है वो रिफ्लेक्शन करेगा तो बाउंसिंग बैक करेगा, फॉर्मूला रहेगा 1/f 1/v प्लस 1/u। और रिफ्रैक्शन करेगा तो बेंडिंग होगा लाइट का, वो बाउंसिंग है ये बेंडिंग है, लेंसेज के अंदर हो रहा है सारा काम, ठीक है। और रिफ्रैक्शन होता है, और ये फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। रियल इमेजेस कहाँ कौन कौन बनाता है? कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाएगा? कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, जो है कनकेव लेंस बनाएगा। और प्रॉपर्टी सबसे खास मैंने आपको बताने वाला हूं कि ऑलवेज ड्रॉ ए रफ रे डायग्राम टू वेरीफाई योर कैलकुलेटर आंसर। अगर आपको आंसर आपको कैलकुलेट जब आप कर रहे हो, तो अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है कि किस तरीके का आंसर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक अपनी रफ टिप जो है रफ आपको एक शेप बनानी पड़ेगी, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने जो डायग्राम बनाया है वो एकदम सही है गलत है। तो बेटा ये रहा हमारा चैप्टर लाइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही कोई और वीडियो लेके आऊं, मैं और चैप्टर आपको पढ़ाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो उस चैप्टर का जो है वीडियो रख देना, मुझे आप लिख देना कि ये वाला वीडियो हमें चाहिए। और अगर आपको ये चैप्टर डन हो गया है, अगर आपका चैप्टर क्लियर हो गया है, तो लिख देना कमेंट के अंदर, आपने लिख देना है लाइट डन ऐसा लिख करके, और कमेंट सेक्शन भर देना है आपने, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।